Our topic is ribosome. राइबोसोम। देखो, सेल के अंदर हमने आपको बेसिक्स बता रखा है कई बार, ठीक है, कि हमारी बॉडी जो है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में सेल जरूर मिलेगा। इन हिंदी इट इज कॉल्ड कोशिका। सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, जहां पे मेटाबॉलिज्म चलती रहती है, उसको हमने सेल ऑर्गेनल्स बोला। जैसे हमारे सेल के अंदर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, लाइसोजोम, राइबोजोम, सेंट्रोजोम, वैक्यूल, ये सब मिलते हैं ना। एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, जो पहले बच्चे हैं वो उस पर ध्यान मत दीजिए, यहां से आप शुरू करिए, ठीक है। राइबोसोम हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके देखेंगे राइबोसोम के बारे में, काम की बातें। पहली बात, राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है बच्चों, जिसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं है, या कोई भी झिल्ली नहीं है, या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली, कोई भी कवरिंग या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये हो गई मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। ओके, पहली बार जब इसको ढूंढा गया था, कहानी है 1953 की। एक साइंटिस्ट आते हैं जॉर्ज पैलाडे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के ही आसपास या साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, और उसी दानेदार स्ट्रक्चर का नाम दिया गया राइबोसोम। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, पहली बार ऑब्जर्व किया गया, जॉर्ज पैलाडे। किसने ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलाडे ने। कब किया था? 1953 में किया था। एज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर के रूप में, इन साइटोप्लाज्म, सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के रूप में, दानेदार स्ट्रक्चर के रूप में इसको देखा गया था। अगर इसकी बात करें साइज के मामले में, तो जितने भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, नाम सुना होगा केंद्रक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुना होगा, गोल्जी बॉडी नाम सुने होंगे, लाइसोजोम, वैक्यूल, राइबोसोम, इन सारे सेल ऑर्गेनल में सबसे छोटी अगर कोई है तो वो राइबोसोम ही है। तो क्या लिखेंगे? राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम सबसे छोटी सेल ऑर्गेनल है। डन। राइबोसोम के बारे में और भी कुछ बातें देखो, इसके स्ट्रक्चर्स को पहले थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये देखो, राइबोसोम में दो टुकड़े होते हैं, दो पार्ट होता है। एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा टुकड़ा देख लो इसके नीचे, ये हो गया, ये हो गया एक टुकड़ा। तो राइबोसोम में यही दो टुकड़े हैं, और दोनों टुकड़े जो है आपस में जुड़े हुए हैं। आखिर सवाल है कि यार भाई साहब, ये टुकड़ा किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो अगर अपन राइबोसोम के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें कि राइबोसोम बना है किससे, तो तुमने डीएनए तो सुना होगा ना, आरएनए सुना होगा। हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा। हमारी जो डीएनए है ना, उस डीएनए के अंदर अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन होता है बच्चा कोडेड फॉर्म में, यही है ना डीएनए, ये डीएनए है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में यही जेनेटिक मटेरियल का काम करती है। लंबा लंबा धागा की तरह मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, और ये जो डीएनए है, इसी पे इंफॉर्मेशन होती है, इसी पे सूचनाएं होती है कोडेड फॉर्म में, इसी पे कोड्स रहती है। इसके छोटे छोटे सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, यहां के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड आरएनए। ओके, पूरा नाम आगे सीखेंगे। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अभी बस सुनना है।
ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो डीएनए से क्या बनती है, आरएनए, और फिर जिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जैसी आरएनए बनी है उस आरएनए से उस प्रकार का क्या बना लिया जाता है, प्रोटीन बना लिया जाता है। समझ में आ गई बातें? तो ये आरएनए भी डीएनए के ही जैसी एक मॉलिक्यूल है, लंबा लंबा, ये भी धागे की तरह होता है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर ये है ना कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। देखो ना, 2 धागा है ना, लेकिन आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड जनरली देखने को मिलता है। तो हमारे बॉडी में जो इंफॉर्मेशन चलता है, सबके न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए है, अलग अलग कोड है, और वहां से अकॉर्डिंगली आरएनए बनता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, और इसी प्रोटीन से किसी भी काम को किया जा रहा है। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है कि डीएनए से क्या बनती है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, इस बात को सबसे पहले क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और उन्होंने नाम दिया इसका, क्या नाम दे दिया था बताओ, सेंट्रल डोगमा। इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया, सेंट्रल डोगमा नाम दिया था। सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ना जाने कितनी बार नीट में पूछ चुका है। क्या है सेंट्रल डोगमा, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है। डीएनए से इंफॉर्मेशन कहां जाती है, आरएनए में, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और फिर प्रोटीन से एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। ओके, और ये जो डीएनए है ये है मौजूद कहां, इनसाइड न्यूक्लियस, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, यहां पर हमने आपको ये इसलिए बताया है कि अगर हम बात करें कि भाई साहब ये राइबोसोम बनी हुई किससे है, तो बड़ा ही सिंपल जवाब आता है हमारे सामने, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। आगे के क्लासेस में अपन पढ़ेंगे, या तुम लोग पढ़ के आए होंगे कि आरएनए 3 तरह के होती है, आरआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए। कोई नाम सुना है, हमको जानना नहीं है नाम, इधर से कि नाम सुने हैं, नाम भी नहीं सुने हैं, इधर से आप नाम भी नहीं सुने हैं, आप नाम भी नहीं सुने हैं, सुनना चाहिए। ये सब 8th 9th 10th में ये सब चीजें हैं, ये बतलाता है कि आपके बेसिक्स सही नहीं थे, कोई नहीं, हो जाएंगे। तो देखो आरएनए 3 तरह का होता है बेटा, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तीनों का अपना अलग अलग रोल है। अभी हमें उस पचड़े में नहीं पढ़ना है, लेकिन बचपन में बच्चे को सिखाया जाता है ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो जान तो लेता है ना कि सी फॉर कैट, पहचान तो लेता है ना बिल्ली को। बाद में वो भले ही जानता है कि भैया बिल्ली भी एक एनिमल है, बिल्ली एक मैमल है, स्तनधारी जीव के श्रेणी में आएगा, कोडेट्स में आएगा, ये सब तो बाद में जानती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अभी हम बस जान लेते हैं कि ये जो राइबोसोम में आरएनए होता है, दैट इज कॉल्ड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। डन। और प्रोटीन से मिलकर के ये बना है, 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्लियर है? ये जो पार्ट देख रहे हो, छोटा छोटा टुकड़ा देख रहे हो, इसको बोलते हैं सब यूनिट। ये जो बड़ा वाला है ना, दिस इज कॉल्ड लार्जर सब यूनिट। बड़े वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, लार्जर सब यूनिट। और ये जो छोटा वाला टुकड़ा देख रहे हो ना, इसको अपन क्या कहते हैं, स्मॉलर सब यूनिट। दिस इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर है मामला? बड़ा वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, लार्जर सब यूनिट, छोटा वाला क्या कहलाएगा, स्मॉलर सब यूनिट। दोनों टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम ही करती है मेनली। राइबोसोम के बिना प्रोटीन सिंथेसिस संभव नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे क्यों, कैसे, किस लिए। ठीक है? तो अगर प्रोटीन बनाना है तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों टुकड़ा अलग अलग हो जाएगा, फिर दोनों टुकड़ा एक हो जाएगा। तो आखिर कुछ तो है जो इसको जोड़ के रखता है, मैग्नीशियम। क्या जोड़ के रखता है, मैग्नीशियम आयन। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन दैट डिसाइड द बाइंडिंग। अगर मैग्नीशियम आयन एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाए सेल में, दोनों टुकड़े अलग हो जाएंगे।
वास्तविकता वाली नॉर्मल कंसंट्रेशन रहा, दोनों टुकड़ा जुड़ा हुआ रहेगा। कहने का ये मतलब हुआ भाई मेरे कि इस दोनों टुकड़े को जोड़ करके आखिर में रखता कौन है? इस दोनों यूनिट को, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को, दोनों को जोड़ करके रखने का काम किसका है? मैग्नीशियम। किसका काम है? मैग्नीशियम का काम है। तो यहां लिखते हैं मैग्नीशियम आयन ज्वाइन बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम कौन करती है? मैग्नीशियम आयन करती है। बात आ गई समझ में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा आयन है जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल, अस्थिरता प्रदान करता है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी ना। तो अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन, विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द राइबोसोम स्ट्रक्चर? राइबोसोम के बनावट को, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता है? बताओ जवाब क्या हो जाएगा? सब बोलो एक साथ, मैग्नीशियम। क्लियर है? फिर से चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया राइबोसोम क्या है? अरे कुछ नहीं है, अरे एक सेल ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस? मेम्ब्रेन लेस, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। साइज के मामले में बोले तो सबसे छोटी सेल ऑर्गेनल है ये। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के रूप में पहली बार मिला किसको था? जॉर्ज पैलाडे को। बोलना है, चुप नहीं रहना है। कब मिला था? 1953 में। किस किस चीज से ये बनी हुई रहती है? आरएनए से और प्रोटीन से। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू राइबोसोमल स्ट्रक्चर? बोलो बेटा। मैग्नीशियम दोनों को जोड़ने का काम करता है। यहां तक मामला ओके ओके है? चलो अब आगे देखो। ये जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं उसके आधार पर अपन क्या करते हैं ना, राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जरा इसको समझना, ये कहानी क्या है। ये एक सब यूनिट, ये दूसरा छोटा सा, एक हमें और बनाना है इधर। थोड़ा साइज बड़ा कर दो। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, तुमने अभी फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा? क्या पढ़ रहे हो? बेसिक मैथ्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं? अच्छा ठीक है, वहां तक भी आ जाओगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपने सुना होगा ना कि मास का यूनिट क्या है, डेंसिटी की यूनिट क्या है। हमने तुमको कहा कि एक बात बताओ, राइबोसोम की डेंसिटी क्या होगी, इसका मास क्या होगा, साइज क्या होगा? तो एक बात बताओ, सेल तो खुली आंखों से दिखता नहीं है, और सेल के अंदर ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल, क्या इसका वजन किलोग्राम में निकलेगा? कभी भी नहीं। डेंसिटी क्या केजी पर मीटर क्यूब में निकलेगी? नहीं। साइज क्या मीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया या साइज क्यूब में कुछ भी निकलेगा? नहीं ना निकल सकता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट का मतलब डिस्कशन किया है जो ऐसा यूनिट नहीं है। दरअसल होता क्या है, राइबोसोम या किसी भी पार्टिकल का जब हमें साइज और डेंसिटी का पता करना होता है तो हम एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब का एक स्पेसिफिक डायमेंशन होता है
और उस ट्यूब में लिक्विड डाल देते हैं, जनरली वाटर होता है, और उसमें हम उस पार्टिकल को डाल देते हैं। इधर दिखाओ इसको, क्या दिक्कत आ रहा है, बोर्ड पे देखिए। उसमें हम उस पार्टिकल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि तलछट पर वो जो सेडिमेंट करेगा, धीरे 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 नीचे बैठेगा ना, उसकी रेट क्या है। अगर वो जल्दी नीचे बैठ गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइज ज्यादा है, कहीं ना कहीं मास है उसमें। अगर स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी कम है। तो उसी तरीके से हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल का, सेल ऑर्गेनल्स का डेंसिटी साइज मेजर करते हैं सेडिमेंटेशन रेट से, कि वो नीचे जो स्लोली स्लोली सेडिमेंट कर रहा है, वो जो तलछट पे बैठ रहा है, उसके नीचे बैठने की स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है, ठीक है। तो उस आधार पर राइबोसोम बेटा दो तरह के हो जाते हैं। देखना जरा, ये वाली जो सब यूनिट है ये लार्जर है, ये वाली स्मॉलर है, ठीक है। हम इस पूरे राइबोसोम को हमने क्या किया, इस कंप्लीट राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट निकाला, तो वो हुआ 70s। क्या हो गया, 70s। यहाँ S क्या है, व्हाट इज S? S एक यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या नाम देते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, यह एक इकाई है किस चीज की, सेडिमेंटेशन रेट की। जो सेडिमेंट करा, जो ये नीचे आया, उसी की ये यूनिट है। यह एसआई यूनिट नहीं है, यह नॉन एसआई यूनिट है। ओके, इस मेथड से हमें क्या क्या पता चलता है, इस मेथड से हमें इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि डेंसिटी क्या है और साइज क्या है। यानी इस मेथड से हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट पता चलता है, साइज का बेटा और किसका, डेंसिटी का। समझ में आई बातें। तो इसी यूनिट में, स्वेडबर्ग यूनिट में, एस में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो राइबोसोम है ये हमारा है 70s। एस बोले तो स्वेडबर्ग यूनिट, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसकी डेंसिटी क्या है और इसका साइज क्या है। ओके, उसी तरह से कुछ राइबोसोम को जब देखा गया तो ये आ गया आपका 80s। एस का मतलब क्या है, यहां भी स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, तो राइबोसोम कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए। बोलो कौन कौन से, 70s और 80s। क्लियर है, आगे देखना। अब साइंटिस्ट को एक कूड़ा फाती सूझी। उसने क्या किया, बोला कि छोड़ो, इस दोनों यूनिट को अलग अलग करो। बड़ा वाले को अलग कर दिया, छोटा वाले को अलग कर दिया। बोला कि इंडिविजुअली दोनों को ट्यूब में डालो और अलग अलग देखो कि इसका कितना हो रहा है स्वेडबर्ग यूनिट और इसका कितना हो रहा है। जब उस तरह से किया तो पता चला कि ये वाले का हो रहा है 50s और ये वाले का हो रहा है 30s। तो जो मैथमेटिक्स प्रेमी लोग हैं दुनिया में, वो तो बोलेंगे भाई 50 और 30 मिलके तो 80 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बायोलॉजी का दुनिया है। यहाँ पर एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है ना, तो एक ही जायगोट बनता है ना। दो दिल मिल करके कैसे एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कहानियां चलती है। एक लड़का एक लड़की मिलता है तो परिवार एक ही बनता है ना। बस 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 उसी तरह से ध्यान में रखना है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेटा नहीं है। दिस इज नॉट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि 50 30 80 दोनों कंबाइंड वे में जब नीचे बैठा तो 70s शो किया रेट, लेकिन जब दोनों को अलग अलग करके डाले तो वेरिएशन आ गया। एक 50s शो किया और एक 30s शो किया। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होने के बाद ये 70s शो किया। यानी 70s राइबोसोम की अगर बात करें तो दो सब यूनिट 50s प्लस 30s, और अगर 80s को अलग अलग किया गया तो वहां पर आ गया ऊपर वाला 60s और नीचे वाला 40s। यानी अगर पूछेगा कि 80s राइबोसोम की दो सब यूनिट कौन कौन सी है तो 60s प्लस 40s। अगेन हम फिर शुरू से रिपीट करते हैं, आवाज आनी चाहिए। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस? मेम्ब्रेन लेस। पहली बार किसने देखा, जॉर्ज पैलाडे ने। कब देखा,
1953 में देखा। ठीक है भाई, न्यूक्लियस में मिला था कि साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में। साइज के हिसाब से सेल में सबसे छोटी सेल ऑर्गेनल किससे बना हुआ है बताओ? आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है ना। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ता कौन है? मैग्नीशियम। पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है? मैग्नीशियम स्टेबिलिटी देता है। कितने तरह का? 2 तरह का, 70 और 80। एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। किसका यूनिट है? सेडिमेंटेशन रेट का। एसआई या नॉन एसआई? नॉन एसआई। किसका मेजरमेंट देता है? साइज का, डेंसिटी का। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? दे देगा कि एस रेफर्स टू स्वेडबर्ग यूनिट, सही बात है। नीचे दे देगा इट इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। हर बार में तुम्हारी आंखें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट पढ़ लेती है, गलती हो जाता है। इट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। डायरेक्ट मेजरमेंट ये नहीं है, हम एज्यूम करके पता करते हैं, रिलेटिवली पता करते हैं। डन। लोकेशंस ऑफ राइबोसोम अपन देख रहे थे। देखिए 2 तरह के हो गए, 70s 80s। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में कहा मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की तरफ से देखो ये अटैच रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 91 पर आपको ये बात मिल जाएगी नए वाले बुक में, एनसीईआरटी में। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या 80s राइबोसोम मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम नहीं मिलते हैं। क्लियर। अब आ जाओ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम मिलेंगे क्या? एकदम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने हो? क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने हो? बस बस, तो उसी के अंदर, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ये आपको अंदर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 70s राइबोसोम। ठीक है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में एक सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल है और राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, तो एक सेल ऑर्गेनल के अंदर में दूसरा सेल ऑर्गेनल है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद एक सेल ऑर्गेनल है और उसके अंदर में क्या है? सेल ऑर्गेनल राइबोसोम है। तो हम लोग कह सकते हैं आराम से, क्या कह सकते हैं कि राइबोसोम जो है हमारा वो क्या है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर में दूसरा ऑर्गेनल है, और वो दूसरा ऑर्गेनल कौन है? राइबोसोम। 80s यूकैरियोटिक सेल में कहा मिलेगा? मिलेगा। कहा मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहा? तो साइटोप्लाज्म में ये अटैच्ड रहेंगे। किसके साथ अटैच्ड रहेंगे? विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए रहेंगे। और पिछले क्लास में पढ़ाए थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिखते हैं RER। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, उसके सरफेस से राइबोसोम अटैच रहता है। पिछला क्लास याद करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राइबोसोम कितने तरह का? 2, एक 70 और एक 80। डन। जिसमें अगर बात की जाए तो 70s राइबोसोम कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ मिलेंगे? बैक्टीरिया में कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकेंगे। बाहर से कि अंदर से? अंदर से। क्या 80s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या 70s मिलेगा? मिलेगा। कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम मिलेगा?
मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका रहेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। फंक्शन, काम क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक सॉरी राइबोसोम ना, लगता है कोई कोई नर्व एक दूसरे से सट रहा है। देखो, देख रहे हो ना? ठीक है, तो राइबोसोम का काम। अच्छा, प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है बाबू? व्हाट इज प्रोटीन, ये बताओ मेरे को। प्रोटीन क्या होती है? व्हाट इज प्रोटीन? एमाइनो एसिड का नाम सुने हो? एक मॉलिक्यूल है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन नाम सुने हो? CH4 होता है ना, अब इसी से हम लोग एमाइनो एसिड बनाएंगे। चारों जगह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, छोड़ दिए। नाम क्या है? एमाइनो और एसिड। एक तरफ लगा देंगे एसिडिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH लगा सकते हैं ना। एक तरफ लगा देंगे NH2 ग्रुप, हो गया एमाइनो और एसिड। और एक जो छूट गया, यहां पर R लिख दो। ग्रुप बदलते चलो, एमाइनो एसिड बदलता चला जाएगा। यही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, बॉन्ड बनाते चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। तो ये जो प्रोटीन है ये इसी का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है ये? एमाइनो एसिड का ये पॉलीमर है। बहुत सारे एमाइनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं और तब जाकर के इस मॉलिक्यूल को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? प्रोटीन। तो जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बीच में बॉन्ड बनेगा ना जी, कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है बायोमोलिक्यूल्स में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि प्रोटीन जो है उसमें बहुत सारे क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। इसीलिए बच्चों प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड। यहां तक मामला एकदम ठीक है। अब सुनो, ये जो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये पेप्टाइड बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। क्या नाम है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहां पर आएगी। यही वो एंजाइम है जो इस बॉन्ड को बनवाती है। इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यही एंजाइम है जो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है। क्लियर है? और ये एंजाइम पाई कहा जाती है? ये बहुत दिलचस्प है, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में। ये है राइबोसोम का एक सब यूनिट। ये जो बड़ा वाला सब यूनिट देख रहे हो, जो बड़ा वाला टुकड़ा देख रहे हो, इसी बड़े वाले टुकड़े में ये आपको एंजाइम मिलेगी। यहाँ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज मिलेगा। कहां पर मिलती है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज? प्रेजेंट इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के बड़े वाले टुकड़े में ये मौजूद रहता है। यही कारण है बच्चों कि राइबोसोम का एकमात्र फंक्शन क्या होगा? इन्वॉल्व इन
प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में शामिल होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करता है, इसीलिए अपन इसको कह देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोल देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है मामला? शुरू से एक बार चलेंगे बिना किसी डिस्कशन के। चलिए, राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। पहली बार किसने देखा? जॉर्ज पैलाडे ने। कब देखा? 1953 में। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? राइबोसोम। दोनों सब यूनिट को जोड़ता कौन है? मैग्नीशियम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता? मैग्नीशियम। किससे बना है? आरआरएनए से और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है ये, ठीक है। 70s राइबोसोम में दो सब यूनिट कौन कौन से हैं? 50s प्लस 30s। 80s के दो सब यूनिट 60s प्लस 40s। डन। एस का मतलब क्या हो गया? स्वेडबर्ग यूनिट। एस रेफर्स टू स्वेडबर्ग यूनिट। किसकी यूनिट है ये? सेडिमेंटेशन रेट की। एसआई या नॉन एसआई? नॉन एसआई। इनडायरेक्ट मेजर या डायरेक्ट मेजर? इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसका देता है? साइज का और डेंसिटी का। बोलते रहना है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगी? मिलेंगी। यूकैरियोटिक में मिलेंगी? मिलेंगी। 80s प्रोकैरियोट में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। यूकैरियोट में मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्लियर है? आपसे स्टेटमेंट देगा कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। एकदम सही है। 80s राइबोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सही बात है। 70s राइबोसोम बैक्टीरिया में कहाँ पाई जाती है? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर से। और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। 80s कहाँ मिलेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन से ये चिपके हुए रहेंगे, अटैच रहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फिर से बताने जा रहे हैं, पेज नंबर 91 की। ये जो 70s राइबोसोम है इसका साइज कितना होगा? 15 नैनोमीटर गुना 20 नैनोमीटर। या राइबोसोम का ही साइज लिखो ना एक बार में। बुक में देखो मिला? 15 से 20। पेज नंबर कितना है? 91 है। 15 नैनोमीटर गुना 20 नैनोमीटर। देखो, ऐसे तो बायोलॉजी में डेटाज का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है नीट के सिलेबस में, लेकिन जो डेटाज एनसीईआरटी के हैं वो आपके लिए बहुमूल्य है, उसको मत भूलिएगा। ठीक है, 15 नैनोमीटर गुना 20, वही उसी को बोलते हैं 15 बाय, हम बोलते हैं 5/3 लेंथ विड्थ का मामला बनता है। ठीक है, तो 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर का इसका साइज आता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 टू द पावर माइनस, नया बच्चा, 10 टू द पावर माइनस 6 या 9? 9 माइक्रो में 6, पीको में 12 है ना, पिकोमीटर में -12 है ना, माइक्रो में -6। तो ये आपकी ओवरऑल राइबोसोम की कंप्लीट कहानी है। और लास्ट में ये सेंट्रल डोग्मा लिख लीजिएगा। इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन। क्लियर है? ठीक है, आप लोग इसको लिखिए।